अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के आर्थिक विचार, या कह सकते हैं कि जेएस मिल के द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या योगदान दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसका संक्षिप्त जीवन परिचय और उसके बाद उसके द्वारा दिए गए प्रमुख आर्थिक विचार। पढ़ाई अपनी शुरू करें इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो सूचना का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे जितने भी वीडियो रहेंगे वो आप तक सूचना पहुंचाते रहेंगे। तो अपनी पढ़ाई हम शुरुआत करते हैं जेम्स स्टुअर्ट मिल। और जो यह जॉन स्टुअर्ट मिल वाला टॉपिक है, यह आर्थिक विचारों के इतिहास की बुक का है, जो कि अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो जेएस मिल, जिसका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उसका जो जन्म था वह 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। इनके जो पिता थे जेएस मिल के, उनका नाम था जेम्स मिल, और जो कि उस समय के एक महान अर्थशास्त्री, साथ में दर्शन शास्त्री और इतिहासकार थे। और इस कारण से अर्थात जो जेम्स मिल थे, जेएस मिल के पिताजी, उनके साथ जो बहुत सारे अर्थशास्त्री थे उनके जमाने के, वो आपस में दोस्त थे, उनका मिलना जुलना लगा रहता था। और उसी समय जो जॉन स्टुअर्ट, जिसकी बात मैं आज कर रहा हूं, छोटा बच्चा था, तो उनकी बातों का प्रभाव जॉन स्टुअर्ट मिल या जेएस मिल पर पड़ा। और वे कौन से अर्थशास्त्री हैं जिनका मुख्य रूप से जॉन स्टुअर्ट मिल पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें आता है रिकार्डो का नाम आता है, जेबीसी का नाम है, और बेंथम। तो जिस कारण से क्या हुआ, जेएस मिल जो था वह परंपरावादी या संस्थापित संप्रदाय का या प्रतिष्ठित संप्रदाय का कट्टर समर्थक बन गया या अनुयायी बन गया। इट मीन्स हुआ कि वह एडम स्मिथ हो, चाहे वो रिकार्डो हो, माल्थस हो, इनके विचारों को मानने लगा। तो इसके समय में अर्थात जेएस मिल के समय में जो परंपरावादी अर्थशास्त्र था, ये जिसे संस्थापित संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्लासिकल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, उस समय अपने चरम शिखर पर था। इट मीन्स ये हुआ कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्र की शुरुआत एडम स्मिथ ने की थी, उसका जो अंतिम उत्कर्ष था कि जहां पर परंपरावादी अर्थशास्त्र अपने टॉप पर चल रहा था, तो वह जेएस मिल के टाइम पर चल रहा था और उसी ने उसको टॉप पर ले जाने का काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि उसी के समय में परंपरावादी अर्थशास्त्र का जो किला कई लंबे समय से चल रहा था वो ढह गया। अर्थात परंपरावादी जो अर्थशास्त्रियों के विचार थे, उनकी मान्यता धीरे धीरे क्या होने लग गई, खत्म होने लग गई। तो बात करते हैं अब कि उनके द्वारा अर्थात जेएस मिल के द्वारा कौन कौन से आर्थिक विचार दिए गए हैं। ये आर्थिक विचार लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ जेएस मिल, जिसका कि पूरा नाम हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल था। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के जो आर्थिक विचार हैं काफी लंबे हैं, काफी चौड़े हैं, अर्थात इट मीन्स हुआ कि बहुत ज्यादा हैं, जो कि उसने जीवन भर लिखे हैं। और हमने तो क्या करना है, उसको एक टॉपिक में समेटना है, तो संभव नहीं है। जो उसने जीवन भर लिखा, ठीक है, उसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि उसके जो आर्थिक विचार हैं बहुत सारे हैं, इसलिए सुविधा के लिए उनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है प्रतिष्ठित, इसी का नाम है परंपरावादी सिद्धांतों का अनुयायी। ये पहला आता है उसका आर्थिक विचार। दूसरा नंबर है उसका प्रतिष्ठित या संस्थापित संप्रदाय से मतभेद। पहले वो अनुयायी था इनका, उसके बाद इसका मतभेद हो गया, दूसरा विचार ये है उसका, ठीक है। और तीसरा है समाजवादी विचार, अर्थात बाद में वह समाजवादी बन गया। तो इस प्रकार से उसके आर्थिक विचारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो अभी हम केवल डिस्कस करेंगे प्रतिष्ठित या परंपरावादी सिद्धांतों का जो अनुयायी था, इस रूप में उसने कौन कौन से आर्थिक विचार दिए, या प्रतिष्ठित
या परंपरावादी सिद्धांतों का किस प्रकार से उसने सपोर्ट किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट, अर्थात ये वाला फर्स्ट हमने यहाँ ले लिया। तो पहला इसमें आता है स्वहित का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, जो एडम स्मिथ था, जिसने कि संस्थापित हो, चाहे वो प्रतिष्ठित हो, चाहे परंपरावादी हो, इस संप्रदाय की नींव डाली थी। और उसने कहा था कि जो व्यक्ति है वह स्वहित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है, अपने निजी लाभ के लिए काम करता है। ये किसने कहा था? एडम स्मिथ। और उसके बाद चाहे वो रिकार्डो आए, ठीक है, चाहे वो माल्थस आए, वो चाहे जेबी से आए, उन्होंने भी ऐसा ही माना। तो इसी को आगे बढ़ाने का जो काम किया वह किया जे.एस. मिल के द्वारा, लेकिन उसने कुछ अपनी तरफ से भी सुधार करने का काम किया। तो जो स्वहित का सिद्धांत है, जिसका कि मैंने अभी कहा कि एडम स्मिथ ने कहा था कि हर व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए काम करता है, ठीक है। और जैसे हमने उसके विचारों में पढ़ाया था कि एडम स्मिथ ने कहा कि जब वो स्वहित से क्या करता है, कार्य करता है, तो आगे चलकर वह सामाजिक कल्याण के रूप में भी कार्य बन जाता है। लेकिन और इसी को देखिए, जब उसने स्वहित की बात की, तो जब किसी का अपना हित होता है, माना कि किसी की लॉटरी खुल जाए, वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। आपकी 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो आप क्या होंगे? अनहैप्पी हो जाएंगे, हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। तो इस कारण से उसके सिद्धांत को, अर्थात स्वहित के सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो यहाँ पर प्रतिष्ठित या परंपरावादी या संस्थापित जो संप्रदाय है, उसको व्यक्तिवादी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है कि व्यक्ति स्वहित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। हर व्यक्ति, तो हर व्यक्ति लाभ के लिए काम कर रहा है। आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किस लिए पढ़ रहे हैं? लाभ के लिए पढ़ रहा है। दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो किस लिए पढ़ रहा है? लाभ के लिए। कोई व्यक्ति हानि के लिए नहीं पढ़ रहा है। लेकिन आगे चलकर क्या हुए? आलोचक हुए, ठीक है। आलोचक अर्थात जिन्होंने एडम स्मिथ या परंपरावादी विचारों की क्या की? आलोचना की। तो आलोचकों ने क्या कहा? व्यक्ति एवं समाज के हित परस्पर विरोधी होते हैं। व्यक्ति का हित अलग है और संपूर्ण समाज का हित एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उससे समाज की भलाई हो। तो इस प्रकार से उनका मानना था कि एक व्यक्ति जो सोचता है वो केवल अपने बारे में सोचता है। समाज में यदि अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो इसके बारे में वह नहीं सोचता है। इस आधार पर आलोचकों ने क्या की? उसकी आलोचना, अर्थात परंपरावादी विचारों की आलोचना की। लेकिन तभी जे.एस. मिल उभर कर सामने आया और उसने बताया कि ऐसा नहीं है। और जो आलोचक थे उनका मुंह उसने बंद किया, अर्थात आलोचकों को उसने समझाने का काम किया और वो समझ गए कि जो जे.एस. मिल कह रहा है किसके पक्ष में? परंपरावादी विचारों के बारे में, वो बिल्कुल सही है। उसने कहा, अर्थात जे.एस. मिल ने कहा, जो व्यक्ति अपना हित करना चाहता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह दूसरों का सदैव अहित चाहता है। माना कि कोई दुकानदार है, वह या बिजनेसमैन है, वो कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि दूसरे को चाहे कि तेरी हानि हो जाए, फिर अगले को भी कहे तेरी हानि हो जाए, मुझे लाभ हो। जब वो बाजार में उतरा है तो अपने लाभ पर देख रहा है, ठीक है, मुझे कितना लाभ होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दूसरों का हानि ही करना उसका मकसद है। ये किसने कहा? ये जे.एस. मिल ने कहा कि जो व्यक्ति अपना हित करना चाहता है, हित कैसे? अर्थात कोई आर्थिक कार्य कर रहा है और उसे जो लाभ हो रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दूसरों का अहित चाहता है, दूसरों की हानि चाहता है, कि सबको हानि हो और मुझे ही लाभ हो। तो उसने कहा व्यक्तिवाद, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो बात की गई थी, ठीक है, कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए, एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है। और स्वतंत्रता की बात उसने की थी कि भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसमें सरकार का इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो जे.एस. मिल ने कहा व्यक्तिवाद और पूर्ण स्वतंत्रता की जब प्राप्ति हो जाएगी
तो ऐसी स्थिति में समाज और व्यक्ति के बीच जो विरोध चल रहा है, जिसको बता रहे हैं कि व्यक्ति का हित अलग है, समाज का हित अलग है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो कब होगा खत्म? जबकि क्या हो, व्यक्ति को क्या हो, स्वतंत्रता हो, ठीक है? अर्थात हर व्यक्ति क्या हो, काम करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है? और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, तो तब जाके ये चीज़ें खत्म हो सकती हैं। इसके आगे उसने कहा, जैसे शिक्षा कहा उसने कि एजुकेशन के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, जो सामाजिक हित है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, शिक्षा आएगी, लोगों में पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनके अंदर परोपकार की भावना आएगी, ठीक है? या फिर जनमत, ठीक है, कि लोगों का मत क्या है भाई, लोग क्या चाहते हैं। तो शिक्षा और जनमत के द्वारा क्या हो सकता है, समाज की भलाई हो सकती है। इट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जो स्वहित का सिद्धांत है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा उसका जो विचार है वह है प्रतियोगिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपटीशन। तो देखो, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा कि आर्थिक क्रियाओं में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है, अरे भैया वो शिक्षक बनना चाहता है, क्या वो फौज में जाना चाहता है, क्या वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, क्या वो राजनीतिज्ञ बनना चाहता है, वो किसान बनना चाहता है, हर काम में जो काम वो करना चाहता है उसको उस काम करने के लिए क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जोर जबरदस्ती से किसी को कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि आर्थिक क्रियाओं में स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन आगे चलकर जो समाजवादी हुए, जो चाहते थे कि व्यक्ति के हाथों में सत्ता नहीं होनी चाहिए, जो उत्पादन के साधन हैं उन पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। तो समाजवादी हुए, ये जो राष्ट्रवादी हुए विचारक, ठीक है, जो राष्ट्र को जिन्होंने प्रधानता दी और कहा कि सब कुछ काम जो है वह देश करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि प्रतियोगिता सिद्धांत की क्या की, आलोचना की। अर्थात आर्थिक क्रियाओं में स्वतंत्रता की आलोचना की गई कि आर्थिक क्रियाओं में स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए भैया। इससे क्या होगा कि व्यक्ति का हित तो जरूर होगा लेकिन समाज का कल्याण नहीं होगा, ऐसा कहा समाजवादी और राष्ट्रवादी जो विचारक थे। अर्थात उन्होंने उल्टा कहा परंपरावादी विचारों के प्रति। लेकिन इसमें जेएस मिल ने क्या कहा, प्रतियोगिता एवं जो स्वतंत्रता है, ठीक है जी, प्रतियोगिता और जो स्वतंत्रता है, यदि ये स्थिति आ गई, प्रतियोगिता और स्वतंत्रता दी जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि किसी भी प्रकार की हानि समाज को नहीं होने वाली है। यदि समाज को हानि होती है तो इसका अर्थ होगा कि समाज में प्रतियोगिता नहीं है। हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करेगा, वो भी करेगा, एक्स भी करेगा, वाई भी करेगा, जेड भी करेगा। तो सब जब क्या हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका अर्थ होगा कि राष्ट्र का उत्थान या समाज का उत्थान। तो कुल मिलाकर है प्रतियोगिता का सिद्धांत है। उसने कहा प्रतियोगिता होनी चाहिए, ठीक है जी, हर व्यक्ति को काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। और जो बता रहे हैं कि यह समाज के विरोधी हैं या इससे समाज को हानि होती है, ये ठीक नहीं है। समाज को यदि हानि होती है तो वह कब होगी, जबकि व्यक्ति को काम करने की स्वतंत्रता नहीं होगी या समाज में प्रतियोगिता नहीं होगी। इसलिए प्रतियोगिता और स्वतंत्रता का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तीसरा इसका जो आर्थिक विचार है, ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि लिखे हमारे नजदीक नजदीक है, बोल्ड पे कमी है, तो नजर यहाँ रखनी है और उसको ध्यान में भी उतारना है। उसके बाद उसके नोट्स भी तैयार करने हैं। हम बता रहे हैं तो उन चीजों को आपको क्या करना है, लिखना भी है। तीसरा लेते हैं उसका जनसंख्या का सिद्धांत। जनसंख्या, तो जनसंख्या के बारे में जो अपना पहला सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, जनसंख्या का सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो जेएस मिल के द्वारा भी माल्थस के सिद्धांत का समर्थन किया गया क्योंकि वो भी परंपरावादी था। लेकिन उससे आगे उसने उससे भी आगे बढ़कर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अपने विचार कहे। उसने क्या कहा, देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं कि यह कहना व्यर्थ है कि मानव जाति की वृद्धि से जो मोह आते हैं, यानी कि मानव अर्थात जनसंख्या जब बढ़ती है तो क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जो मोह आते हैं, ठीक है, आदमी का मोह तो आएगा ही बाहर, ओके, लेकिन साथ में क्या था, वे सभी अपने साथ हाथ भी लाते हैं। यानी कि जो आदमी पैदा होता है मोह से, वो हाथ लेकर भी आता है। तो नए मोह
कि भोजन भी चाहते हैं, अर्थात नए मुँह भी भोजन चाहते हैं जितने कि पुराने, किंतु उनके हाथ काम नहीं करते। किंतु उनके हाथ काम नहीं करते, तो उसने का मीनिंग क्या है यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना है कि यह कहना व्यर्थ है। किसने कहा? जेएस मिल ने कहा कि यह कहना व्यर्थ है कि मानव जाति की वृद्धि से जो मोह आते हैं वह सभी अपने साथ हाथ लाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब वो पैदा होंगे तो वह क्या करेंगे? काम भी करेंगे, अर्थात वे उत्पादक भी बनेंगे और उपभोक्ता भी बनेंगे। लेकिन उसने कहा नए मुँह को भोजन की ज़रूरत पड़ती है भैया, भोजन की ज़रूरत पड़ती है वो हाथ, लेकिन जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो काम नहीं मिलेगा, ठीक है जी? तो इसलिए ज़रूरी है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है, जनसंख्या को कम करना है। वह मानता था कि अधिक जनसंख्या क्या है? वो देश के विकास के लिए बाधक होती है। और अभी हम बात करते हैं भारत के बारे में, बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है? लगाओ तब की बात, और आज भी वही बात की जा रही है कि जनसंख्या क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या जो है बेरोजगारी के कारण है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है? ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, बहुत सारी समस्याएँ दे रही है। तो तब भी था, अब भी था। तो कुल मिलाकर जो जीएस मिल था, उसने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताए। उसने कहा अधिक जनसंख्या ठीक नहीं है, और जो मज़दूर या व्यक्ति क्या है, जिनके पास काम नहीं है, उनको ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो उनकी देखभाल नहीं कर पाएँगे, और ऐसे में ऐसे बच्चों को काम नहीं मिलेगा, जो कि क्या है? राष्ट्र के विकास में बाधक होंगे, और खाने वाले तो होंगे लेकिन काम करने वाले नहीं होंगे, ऐसा उसने कहा। आगे उसने कहा जो निर्धन है, जो गरीब है भाई, उनको क्या नहीं करना चाहिए? उनको मैरिज नहीं करना चाहिए। गरीब हैं, क्योंकि जो गरीब है तो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लोग पैदा करते थे, ठीक है? तो निर्धनों को क्या करना चाहिए? बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, करना चाहते हैं तो कब करें? जब उनके पास जॉब मिल जाए। अगला उन्होंने कहा सरकारी प्रतिबंधों की बात की उसने। किसने? जेएस मिल ने कहा कि यदि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो इस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए। जहां पर वह एक तरफ तो कह रहा है पूर्ण स्वतंत्रता की बात कि हर काम करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बच्चा पैदा करने में स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर क्या लगाना चाहिए? नियम जारी करना चाहिए। अगला उसने कहा जो नारी है कि बच्चा कौन पैदा कर रहा है, ठीक है? मेल और फीमेल का दोनों का हाथ है, लेकिन ज़्यादा जो रोल है वो पुरुष को दिया जा रहा है। तो उसने कहा नारी को भी समान अधिकार होना चाहिए कि वो बच्चा चाहती है कि नहीं चाहती है। ओके? तो जब नारी को अधिकार दिया जाएगा तो उसको लगेगा भाई बार-बार बच्चा पैदा करने से मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो हमें कम बच्चे पैदा करने चाहिए। तो कुल मिलाकर वह भी जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में था। उसका कहना था कि जो मज़दूर कमज़ोर हैं, निर्धन हैं, उनको मैरिज नहीं करनी, शादी नहीं करनी चाहिए, या देर से करनी चाहिए, या जब उनको जॉब मिलेगा तब करना चाहिए। यदि जनसंख्या तब भी नियंत्रित नहीं होती है तो सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। नारियों को या महिलाओं को क्या होना चाहिए? अधिकार दे देना चाहिए कि वे भी भागीदार बन सकें कि हमें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, जो कि देश और हमारे लिए क्या हों? ठीक-ठाक हों, जिससे हम पे गरीबी ना आए। तो इस प्रकार से ये हो गया उसका जनसंख्या का सिद्धांत। ओके। फोर्थ लेते हैं मांग एवं पूर्ति का नियम, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का जो नियम है, तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उनका क्या मानना था कि वस्तु की कीमत किससे तय होती है? मांग और पूर्ति की जो विरोधी शक्तियाँ हैं, उनके द्वारा तय होती है। तो परंपरावादी या जो संस्थापित अर्थशास्त्री थे, उनका क्या कहना था कि जब मांग बढ़ती है, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, ठीक है? और जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। और इसके बारे में उन्होंने पूर्ति के बारे में क्या कहा? जब पूर्ति बढ़ती है तो क्या होता है? वस्तु की कीमत घटती है, और जब पूर्ति घटती है तो वस्तु की कीमत बढ़ती है। तो उन्होंने कहा इसका अर्थात मांग और कीमत का सीधा संबंध होता है, ठीक है जी? और पूर्ति और कीमत का क्या होता है? विलोम संबंध होता है। लेकिन इससे आगे बढ़कर थोड़ा बात क्या हुई, जेएस मिल ने जोड़ी, और उसने कहा मांग और पूर्ति जो है वह के द्वारा जो कीमत है वो तीसरा रोल अदा करती है, अर्थात केवल मांग और पूर्ति के द्वारा ही कीमत चेंज नहीं होती है, ठीक है जी? उन्होंने कहा कीमत के द्वारा भी मांग और पूर्ति क्या होती है? घट बढ़ सकती है, लेकिन संतुलित कीमत कहाँ पर तय होगी? जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि वस्तु की कीमत कहाँ पर निर्धारित होगी? संतुलित कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो उसने कहा कि जहाँ पर डिमांड बराबर सप्लाई, डी लिखा मेरा, बराबर एज सप्लाई,
तो जहाँ पर माँग और पूर्ति बराबर होगी, वहाँ पर क्या होगा? किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा? निर्धारित होगा। इसलिए लिखा डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई इज़ इक्वल टू पी, पी फॉर प्राइस। उसके बाद उसने आगे और बताया, ठीक है? और बारीकी से समझाने की कोशिश की कि जो मूल्य है वो 2 प्रकार का होता है भैया। एक होता है सामान्य मूल्य और एक बाज़ार मूल्य, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं। तो उसने कहा सामान्य मूल्य जो होता है किसी वस्तु का, वह उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। अर्थात वस्तु ₹5 में बनती है, तो वह ₹5 की ही बिकेगी, उसका मूल्य ₹5 होगा। उसने अगला कहा बाज़ार मूल्य, बाज़ार मूल्य वह मूल्य होता है कि जो बाज़ार में किसी वस्तु का किसी समय विशेष पर होता है। तो उसने कहा कि बाज़ार मूल्य क्या होता है? बदलता रहता है, ठीक है? कभी ₹4 हो गया, कभी ₹5 हो गया, कभी ₹2, इस प्रकार से वो क्या करता है? अप डाउन करता रहता है, ठीक है? उसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आगे उसने कहा कि जो बाज़ार मूल्य है दीर्घकाल में वह सामान्य मूल्य के बराबर हो जाता है, ठीक है? इट मीन्स जो बाज़ार मूल्य है वो सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन अंततः वह सामान्य मूल्य के बराबर ही हो जाता है। तो ये उसका चौथा आर्थिक विचार हो गया। ओके, अब देखते हैं 5th नंबर का मजदूरी का सिद्धांत। अब मजदूरी का जो सिद्धांत है, हमने एडम स्मिथ का सिद्धांत पढ़ा था, जो कि परंपरावादी अर्थशास्त्र का जनक है, अर्थशास्त्र का जनक है। तो उसने भी मजदूरी के सिद्धांतों को, जो कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने दिए थे, उसका समर्थन किया, ठीक है? उसने मजदूरी के 2 सिद्धांतों का ज़िक्र किया है, वही जो कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने दिए थे। एक है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत और दूसरा है मजदूरी कोष का सिद्धांत। तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या बतलाता है? मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत बतलाता है कि किसी व्यक्ति को मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए न्यूनतम, जिससे कि उसके परिवार का भरण-पोषण हो सके। अपने परिवार का जो सामान्य से सामान्य जीवन जीने की आवश्यकताएँ हैं, उसको प्राप्त कर सके, इतनी उसकी मजदूरी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ जीवन निर्वाह जितना जीने के लिए उसको पैसा चाहिए, अर्थात एक दिन में वो जितना खर्च कर सकता है न्यूनतम आवश्यकताओं पे, उतना उसकी मजदूरी होनी चाहिए। माना कि उसको, ठीक है, जीवन जीने के लिए एक दिन में कितनी ज़रूरत पड़ रही है? उसको ज़रूरत पड़ रही है माना कि ₹200, तो ₹200 उसकी मजदूरी होनी चाहिए। अगला है मजदूरी कोष का सिद्धांत। कि जो मजदूरी है वो किस पे डिपेंड करेगी? मजदूरी कोष के ऊपर, कि जो लोग लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो पूंजीपति हैं उनके पास कोष कितना है, धन कितना है, जिसका कि उन्होंने श्रमिकों को क्या करना है? भुगतान करना है। तो उसने कहा मजदूरी कोष, यहाँ पे लिखा है W इज इक्वल टू WF/N। इसका अर्थ हुआ, ये सूत्र है मजदूरी कोष के सिद्धांत के अनुसार मजदूरी कितनी होगी? W फॉर M यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में मजदूरी की दर, ठीक है जी। ये लिखा है वेज फंड, ठीक है, जिसका अर्थ हुआ मजदूरी कोष। मजदूरी कोष आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं और नीचे लिखेंगे जनसंख्या, ठीक है, श्रमिकों की कुल संख्या, ठीक है। तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? एन से हमने इसको दर्शा रखा। आप हिंदी में लिखेंगे मजदूरी की दर बराबर मजदूरी कोष बटा श्रमिकों की कुल संख्या या जनसंख्या। ओके, अब इसको यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, माना कि मजदूरी कोष, पूंजीपतियों के पास कोष कितना है? मात्र ₹1000 का है, ठीक है। उस समय एन अर्थात जो लोग हैं वो कितने लोग काम करने के इच्छुक हैं? वो हैं 100। तो इसका भाग देंगे इसमें, तो भाग देने पर एक आदमी की मजदूरी कितनी बनेगी? ₹10 बनेगी। ओके, कितनी बनेगी? ₹10 बनेगी। तो इस प्रकार से हम मजदूरी कोष के सिद्धांत को समझते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मजदूरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर बताया गया है, एक तो क्या हो सकता है कि जनसंख्या को घटाएँगे। यदि हमारा कोष इतना है, अभी हमारे पास श्रमिकों की संख्या या जनसंख्या कितनी है? वो है 100। यदि जनसंख्या घटती है, माना कि वो 80 हो गई, तो 80 का भाग इसमें देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घटने से मजदूरी बढ़ जाएगी। एक तो ये कहा उसने। दूसरा उसने कहा कि जो ऊपर का कोष हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, ये बढ़कर 1500 हो जाता है और नीचे क्या रहता है? जनसंख्या या श्रमिकों की संख्या वहीं रहती है, तो तब भी क्या हो सकता है? मजदूरी की दर बढ़ सकती है। तो ये है मजदूरी कोष का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत और मजदूरी कोष का सिद्धांत, लेकिन उसने अंत में मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का समर्थन किया। किसने? J.S. मिल ने। 6 लेते हैं श्रम विभाजन, जो कि एडम स्मिथ का विचार है कि किसी काम को यदि करना है तो वह विभाजित होना चाहिए अलग-अलग व्यक्तियों में, ठीक है, जिससे कि वह सही समय पर पूरा हो सके। और यदि एक ही व्यक्ति को सब काम दे दिए, ठीक है, तो वो व्यक्ति सही ढंग से अपने कार्य को नहीं कर सकता है। तो श्रम विभाजन की ओर ध्यान सबसे पहले जो खींचा था वह एडम स्मिथ के द्वारा खींचा गया था।
तो यहाँ पर किसने, मिस्टर जे.एस. मिल ने कहा कि जो कार्य विभाजन है, ठीक है, जो कार्य विभाजन है, जो श्रम विभाजन है, जैसे हमने उदाहरण दिया था वाहन उद्योग का कि जहाँ कार बनती है फैक्ट्री में, तो वहाँ एक कार बनती तो एक है, लेकिन उसको बनाने में जितने उसके अंदर कल पुर्जे से लेकर, मशीनरी से लेकर, सीट से लेकर अर्थात जितना भी माल लगा हुआ है, वह अलग-अलग लोगों के द्वारा या टीम के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद एक कार को एक जगह जाकर असेंबल्ड या उसको चिपका दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो उसने कहा श्रम विभाजन किस आधार पर होना चाहिए? योग्यता के अनुसार। आज भी जब हम कार्य का विभाजन करते हैं, जैसे हम कार का उदाहरण दे रहे हैं, तो कौन इंजन बना सकता है, ठीक है? उसका, तो वह किसको दिया जाएगा? योग्यता के क्रम में दिया जाएगा, ठीक है? ये सामान्य या अनपढ़ व्यक्ति थोड़ी बना सकता है उसको। तो उसने कहा यदि काम का विभाजन करना है, तो किस अनुसार होना चाहिए? योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जिसके पास मानसिक अर्थात दिमाग रूप से जो तेज है, ठीक है जी, उसको वह काम देना चाहिए। जो शारीरिक रूप से, ठीक है, ज़्यादा मजबूत है और दिमागी रूप से क्या है, पैदल है, तो उसको शारीरिक काम देना चाहिए। ओके जी। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होगा, काम अलग-अलग लोगों में बँट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो श्रम विभाजन का परिणाम है, वो ज़्यादा उत्पादन देगा। मतलब श्रम विभाजन का उद्देश्य ही क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ावा देना। ये रहता है श्रम विभाजन का मकसद, ठीक है? एक ही व्यक्ति से काम नहीं कराना है, अर्थात एक ही अध्यापक से कॉलेज के सारे विषय नहीं पढ़वाने हैं, जिससे कि वह केवल विषय के नाम भी वो सही ढंग से याद ना कर सके। ठीक है जी? इसीलिए क्या होता है, इकोनॉमिक्स के टीचर अलग हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार भी अलग-अलग हैं, ठीक है? ज्योग्राफी का अलग है, तो बॉटनी का अलग है, तो उसी प्रकार से साइकोलॉजी का क्या होता है, अलग-अलग होता है। ओके? अब इसी में देखिए लगान का सिद्धांत। तो लगान का जो सिद्धांत है, किसने दिया था? रिकार्डो का लगान सिद्धांत। उसने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को भी स्वीकार किया। किसने? जे.एस. मिल ने। लेकिन उसने कहा, उसने कुछ अपनी तरफ से बातें जोड़ी। उसने कहा व्यक्तिगत योग्यता जोड़ी उसने, कि व्यक्तिगत योग्यता अर्थात 2 व्यक्तियों की तुलना करते हैं। एक व्यक्ति है ज़्यादा परफेक्ट काम करने में और एक व्यक्ति है थोड़ा कम, तो दोनों की उत्पादकता में अंतर आ जाएगा, ठीक है? जो व्यक्ति ज़्यादा उत्पादन करेगा, ज़्यादा होशियार होगा, तो वह ज़्यादा उत्पादन करेगा, ठीक है जी? और जो कम होशियार है, वो कम उत्पादन करेगा। अब दोनों के उत्पादन के अंतर को ही उसने कहा लगान। क्या कहा? लगान। माना कि एक होशियार आदमी है, वो कितना उत्पादन करता है? ₹100 का। उससे थोड़ा कम होशियार आदमी है, वो कितने का उत्पादन करता है? ₹70 का। तो 100 में से 70 घटा दीजिए, तो जो वो ₹30 का अतिरिक्त पैसा प्राप्त हुआ पहले वाले व्यक्ति को, वह लगान कहलाएगा। अगला है श्रम। श्रम को उसने 2 भागों में बाँटा, ठीक है जी? श्रम कौन करता है? इंसान करता है। तो श्रम को बाँटा उसने, पहले भाग उत्पादक श्रम और दूसरा बाँटा उसने अनुउत्पादक श्रम। तो उत्पादक श्रम किसे कहेंगे? कि जो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो श्रमिक क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं का, जैसे कार बनाते हैं, चाहे वो गेहूँ का उत्पादन करते हैं, चावल का करते हैं, ठीक है? जो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है जी? उत्पादक श्रम कहेंगे, ठीक है जी? कि जो व्यक्ति क्या करेंगे, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, उसे उत्पादक श्रम कहेंगे। एक होता है अनुत्पादक श्रम, ठीक है? जो किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, तो उसको कह दिया उसने अनुत्पादक श्रम। तो उस समय सेवा, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, टीचर पढ़ाता है, या हॉस्पिटल में हो गया, या वाहन की सेवाएँ हो गई। इस प्रकार की जो सेवाएँ थी, वह परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सेवाओं को क्या किया, अनुत्पादक घोषित कर दिया था। अर्थात उनके कहना था कि सेवाओं का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए उन्होंने सेवाओं को कोई मूल्य नहीं दिया। तो श्रम को उसने 2 भागों में बाँटा, एक होता है उत्पादक श्रम, अर्थात जो श्रमिक क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वह उत्पादक श्रम कहलाएगा। और अनुत्पादक श्रम कौन होगा? जो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, वह अनुत्पादक श्रम रहेगा। तो कुल मिला के सेवाओं को उनके द्वारा महत्व तो नहीं दिया गया, तो इसी प्रकार से जे.एस. मिल ने भी नहीं दिया। अगला देखिए, लाभ का सिद्धांत। तो लाभ का सिद्धांत क्या है कि थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहती है कि लाभ और ब्याज में मिल ने भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया। वर्तमान में क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि पूंजी का पुरस्कार होता है ब्याज और साशी का पुरस्कार होता है लाभ, लेकिन उस समय उन्होंने दोनों को एक ही माना, ठीक है? मिल ने भी वैसे ही माना जैसे परंपरावादी मान रहे थे, लेकिन उसने ये माना कि जो लाभ होता है, या लाभ की जो दर होती है, ग्रेटर देन ब्याज, अर्थात लाभ जो होता है वो ब्याज से ज़्यादा होता है। माना कि लाभ है ₹10, तो ब्याज माना कितना हो जाएगा? ₹7 हो गया, तभी तो ग्रेटर देन होगा।
तो उसने कहा लाभ की जो दर होती है वो ब्याज से अधिक होती है। और लाभ किसको मिलता है? लाभ मिलता है किसको? पूंजीपतियों को। लाभ का भागीदार कौन है? पूंजीपति है, क्योंकि वो त्याग करता है, पैसा लगाता है, घाटा भी हो सकता है। तो तब जब वो अरबों रुपए लगाएगा तो घाटा होगा तो उसी को होगा, श्रमिक को तो कोई घाटा होने नहीं वाला है, या घाटा होगा तो मजदूरी के बराबर होगा। इसलिए जो लाभ का भागीदार है उसने कहा वो कौन है? पूंजीपति होते हैं। इस प्रकार से ये उसका लाभ का सिद्धांत हो गया। ठीक है जी। और यहाँ पर देखते हैं अगला उसका जो विचार है वह पूंजी के संबंध में है। उसने कहा जो पूंजी है वो उद्योगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान में भी पूंजी यदि हमारे पास नहीं है तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। तो पूंजी उसने कहा कहाँ से आएगी? उसने कहा पूंजी बचत से आएगी। जब लोग बचत करेंगे तो तभी तो पूंजी बनेगी। ठीक है, बचत से आएगी। ठीक है, अब जब बचत क्या होगी? उत्पादन कार्यों पर खर्च करेंगे लोग, घर में क्या करेंगे? पैसा रख देंगे बचत करके, तो तब वह क्या होगी? पूंजी नहीं बनेगी घर में रहकर, क्योंकि पहले बचत होगी, बचत का उत्पादन कार्यों में अर्थात किसी काम में उसको लगा दिया, उत्पादन कार्यों में लगेगी, तो वह क्या बन जाएगी? पूंजी बन जाएगी। या उत्पादक श्रम में सहायता करती है, श्रमिकों को काम देती है, रोजगार देती है, फिर वस्तुओं का उत्पादन होता है, तब वह पूंजी बनेगी। और उद्योगों का जो विकास है वो पूंजी द्वारा सीमित होता है। उद्योगों का ज्यादा विकास करना है तो पैसा चाहिए। जो विकसित राष्ट्र हैं उनके पास क्या है? बहुत ज्यादा पैसा है, रुपये हैं, तो वो किसी भी इंडस्ट्री को लगा लेते हैं। लेकिन हमारे देश के पास नहीं है तो हम उनको यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, आइए भाई आप लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसलिए हम ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लगा पाते हैं। तो चाइनीज फ़ोनों का हमारे देश में धूम मची है। क्यों मची है? उन चीज़ों को हम नहीं बना पा रहे हैं, या इतना पैसा हमारे पास नहीं है। उद्योगों का विकास पूंजी द्वारा सीमित होता है। ठीक है जी। कम पूंजी होगी तो उद्योग कम, अधिक पूंजी होगी तो उद्योगों का क्या होगा? ज़्यादा विकास होगा। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम किसके विचारों की बात कर रहे हैं? जे.एस. मिल के विचारों की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्वहित का सिद्धांत, दूसरा बता चुके हैं प्रतियोगिता का सिद्धांत, तीसरा बता चुके हैं जनसंख्या का सिद्धांत, चौथा बता चुके हैं मांग एवं पूर्ति का नियम, पांचवा मजदूरी का सिद्धांत, और इसी के साथ श्रम विभाजन का सिद्धांत हो गया, श्रम विभाजन हो गया। इसी में बता दिया लगान का सिद्धांत बता दिया आपको। इसी में हमने आपको बता दिया का सिद्धांत की श्रम दो प्रकार का होता है। अगला बता दिया लाभ का सिद्धांत। अगला हमने आपको बता दिया पूंजी का सिद्धांत। ठीक है, पूंजी के बारे में उसने क्या विचार दिए। ठीक है जी। तो ये चीजें आपने क्या करनी है? लिखनी भी है भैया। हमने तो इसको बोर्ड को लिखते लिखते ठीक है काफी टाइम ले लिया, काफी पढ़ना पड़ता है। तो ये सुविधाएं हमने आपको दे दी हैं कि आप इसको भली भांति जान ले और इसके नोट्स भी बनाने हैं। ऐसा ना हो कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत ना करें। तो दोनों पक्ष, जैसे मांग और पूर्ति की बात करते हैं, तो मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत तय होती है। तो पता चला कि हम तो क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो फिर बातें व्यर्थ हो जाती हैं। अगला उसका सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? इंटरनेशनल ट्रेड का सिद्धांत है। उसने कहा, उसने जो कि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत था उसको भी उसने माना, लेकिन उससे भी अच्छा सुधार उसने किया। और उसने कहा वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति क्या होती है कि व्यापार को संतुलित बनाने का काम करती है। इस पर उसने जोर दिया और इसी को कहा गया पारस्परिक या प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत। ठीक है जी, पारस्परिक या प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का ही भाग है, लेकिन इसको देने का काम किसने किया? जे.एस. मिल ने किया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। ठीक है जी। तो अंतर्राष्ट्रीय मांग का समीकरण आता है। ठीक है, इसके समीकरण को ध्यान में रखना है कि कहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होगा? हितकारी होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि जो मिल था उसने कहा अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है इससे क्या होता है? दोनों देशों को या जितने भी देशों के बीच व्यापार होता है सभी को लाभ होता है कि जो वस्तुएं किसी देश में नहीं हैं या वो नहीं बना सकते हैं तो वो विदेशों से आयात करके उसका आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, या अपने देश में जो वस्तु क्या होती है बहुत महंगी पड़ रही है और दूसरे देश में सस्ती पड़ रही है उसको वहां से मंगा लीजिए। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या है? लाभ ही लाभ होते हैं। और वर्तमान में भी क्या होता है? हमारा देश कई देशों को क्या करता है? निर्यात करता है, वस्तुओं और सेवाओं का कई देशों से आयात करता है। तो जिससे क्या होता है? जिसको निर्यात किया जा रहा है ठीक है हमारे द्वारा, उसको भी फायदा, जिससे हम आयात कर रहे हैं उसको भी फायदा, हमें भी फायदा, उसको भी फायदा होता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मांग का समीकरण क्या कहता है?
ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी को उसने संतुलन का बिंदु कहा है कि 2 देशों के बीच जो विनिमय दर है, संतुलित पॉइंट कहाँ पे होगा? उसने कहा कि जहाँ पर कुल निर्यात अर्थात किसी वस्तु या जितनी भी वस्तुओं का कोई देश निर्यात करता है, उस निर्यात का जो कुल मूल्य है, उस देश के द्वारा आयात किए गए कुल मूल्य के बराबर जहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या होगा? संतुलन का बिंदु क्या होगा? तय होगा। ठीक है? कुल मिलाकर निर्यात मूल्य बराबर आयात मूल्य होना चाहिए। माना कि हम मान लेते हैं कि भारत ने निर्यात किया ₹10 का, ठीक है? और आयात भी किया ₹10 का, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो बैलेंस बनेगा, ठीक है? वो बराबर बनेगा। ठीक है? तो कुल मिलाकर वस्तुओं का कुल निर्यात मूल्य किसी देश का और उसके आयात मूल्य के बराबर होना चाहिए। वहाँ पर संतुलन का बिंदु तय होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा जे.एस. मिल ने कहा। तो ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय माँग का समीकरण। अंतर्राष्ट्रीय माँग के समीकरण का संक्षिप्त में हमने फ़ॉर्मूला लिख डाला, निर्यात मूल्य बराबर आयात मूल्य होना चाहिए और जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, वहाँ पर संतुलित या विनिमय दर का निर्धारण होगा या कोई देश क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। तो आज हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया? आज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जे.एस. मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल का एक तो हमने उसका जीवन परिचय दिया, दूसरा बताया कि वो किन-के विचारों से प्रभावित था, उसने कौन-कौन से आर्थिक विचार दिए। इसमें हमने बताया उसके आर्थिक विचारों को 3 भागों में बाँटा गया है, लेकिन आज हमने एक ही भाग के बारे में बताया है, ठीक है? अगला जो हमारा वीडियो आएगा, ठीक है? उसमें आगे हम दूसरे और तीसरे की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपकी समझ में आ गया होगा। यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त करते हैं।